आज का लेक्चर है सी वेरिएबल नेम्स। ऑल सी वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफाई विद यूनिक नेम। जितने भी वेरिएबल हैं सी में उनको आइडेंटिफाई किया जाता है यूनिक नेम से। दीज यूनिक नेम आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। जितने भी यूनिक नेम होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई कैन शॉर्ट नेम। आइडेंटिफाई के शॉर्ट नेम कौन कौन से हैं? एक्स एंड वाई। और एक्स एंड वाई की हम लोग वैल्यू भी रख देते हैं, एनालाइज करते हैं, असाइन करते हैं। ठीक है। वो डिस्क्रिप्टिव नेम्स कौन से हुए आपके? एज, सम, टोटल, वॉल्यूम। इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ डिस्क्रिप्टिव नेम्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अंडरस्टैंडेबल एंड मेंटेनेबल कोड। ठीक है। जो डिस्क्रिप्टिव नेम है उन्हीं से हम आइडेंटिफाई करते हैं वेरिएबल। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए कमेंट किया गया है गुड। इंट जो इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म है मिनट्स पर हॉर। मिनट्स पर हॉर होता है आपका 60 सेकेंड। और ओके बट नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट एम एक्चुअली इज। कमेंट किया गया इंटीजर एम इक्वल टू जो मिनट है वह हमारे कितने 60 होते हैं। ये कांस्टेंट होते हैं, बदल नहीं सकते हैं। जो ये वैल्यू है मिनट इक्वल टू 60 ये कांस्टेंट होती है, कभी बदल नहीं सकती। ये ध्यान रखिएगा। द जनरल रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। जनरल रूल्स क्या होते हैं? नेम कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स। जनरल रूल्स बहुत ही ज़रूरी हैं, आप लोगों को याद करना और याद रखना, माइंड में फीड करके रखें। नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, digits, underscores. Name must begin with a letter or an underscore. Names are case sensitive. Names जो होते हैं वह केस सेंसिटिव होते हैं। माई वेयर एंड माई वेयर डिफरेंट वेरिएबल। केस सेंसिटिव का मतलब होता है अगर कैपिटल लेटर में कोई चीज़ लिखी है, ठीक है, अगर कोई भी वेरिएबल आपने करेक्टर कैपिटल लेटर में लिखा है, ठीक है, तो वो अलग हो जाता है। और मान लीजिए सुमित नाम है, आपने एग्जांपल देना, सुमित नाम है, सुमित को आपने कैपिटल लेटर में लिख दिया, ठीक है, एक वो हो गया केस। और आपने सुमित को ही अगर लोअर करेक्टर में लिख दिया तो वो दूसरा केस हो जाएगा, सेम वर्ड नहीं रह जाएगा, वो दूसरा हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा दोनों में, क्योंकि वह अपर करेक्टर हो गया और वो लोअर करेक्टर हो गया। वही चीज़ यहाँ पे, जो अपर करेक्टर लोअर करेक्टर को ही केस सेंसिटिव कहते हैं। ठीक, केस सेंसिटिव। और अंडरस्कोर भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। नेम्स बिगिन विद ए लेटर और एन अंडरस्कोर। जब नाम आप शुरू करेंगे कोई भी और लेटर के बीच में स्पेस अगर दे रहे हैं तो स्पेस नहीं देंगे, स्पेस के बीच में अंडरस्कोर देंगे। ठीक, किसी प्रकार कोई स्पेस नहीं दिया जाता है। अब एग्जाम्पल से समझाएंगे आगे। ठीक है। और ये तो हो गया आपका नेम्स कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेस। नेम जो भी हम नेम लिखेंगे उसमें बीच में, यानी कि एक नेम दो नेम, एक मान ली सुमित लिखा, दूसरा हमने कुमार लिखा, सुमित कुमार, तो सुमित कुमार के बीच में हम स्पेस नहीं देंगे, उस पर स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर लगाएंगे। अगर स्पेस देंगे तो एरर कर देगा प्रोग्राम। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, यही बच्चे भूल जाते हैं और प्रोग्राम में एरर हो जाती है और वो ढूंढते रहते हैं लेकिन एरर नहीं मिलती। रीज़न ये होता है कि हम अगर कॉपी पे लिखते हैं, मान लीजिए सुमित कुमार, तो बीच में स्पेस दे देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर यही हमें कंप्यूटर पे लिखना है, ठीक है, रन कराना है, तो हम क्या करेंगे, सुमित अंडरस्कोर कुमार रखेंगे। ठीक है। रिजर्व वर्ड सच एज इन इंट कैन नॉट बी यूज नेम्स। जो रिजर्व वर्ड है वह कैन नॉट बी यूज, वह नेम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। सी डेटा टाइप। डेटा टाइप कौन से होते हैं सी में, अब मैं वो बताने जा रहा हूँ। डेटा टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कुल मिलाकर सी में समझ लीजिए थ्योरी है वो आनी बहुत ज़रूरी है।
एक बार क्या हुआ, मैं सी लैंग्वेज करने गया था जब मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में था। तो एक टीचर थे, तो उन्होंने 1000 ही फ़ीस ली थी। तो मैंने गया था सीधे डायरेक्ट, वो क्या आ गया, प्रोग्राम पढ़ाने लगे, प्रोग्राम बनाने लगे। 2 डिजिट एडिंग नंबर सब और मल्टीपल 2 डिजिट और डिफरेंट प्रोग्राम से ही समझाने लगे, बना के डायरेक्ट प्रोग्राम पे उतर आए। उन्होंने बेसिक नॉलेज बिल्कुल नहीं दी, डेटा टाइप क्या होते हैं, इंटीजर क्या है, वेरिएबल क्या है, कुछ नहीं बताया, सीधे प्रोग्राम पे उतर आए। तो किसी बच्चे को समझ में नहीं आया था और 4 प्रोग्राम बना दिए, इसका बोल दिया सी कोर्स ख़त्म हो गया। तो कुछ ऐसे भी होते हैं। लेकिन अगर किसी भी लैंग्वेज पे कमांड चाहिए तो बेटा पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे शॉर्टकट नहीं है कुछ भी। बस डेटा टाइप बताते हैं आपको, डेटा टाइप क्या है। एक्चुअली में डेटा टाइप वो होते हैं जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, ठीक है। एज एक्सप्लेन इन वेरिएबल चैप्टर, a variable c must be specified data type and you must use a format specified inside the printf display। एग्जाम्पल समझे, क्रिएट ए वेरिएबल हमने क्रिएट किया इंट। अब कोई नंबर हमें मेमोरी में सेव करवाना है, ठीक है, तो हमने डेटा टाइप लिया है इंट और वेरिएबल का नाम देंगे हम नंबर, क्योंकि हमें नंबर करवाना है डेटा टाइप में सेव, ठीक है। तो नंबर इक्वल टू हमने 5 लिया, 4 लिया, कोई भी नंबर ले सकते हैं। होल नंबर जो है, होल नंबर में से कोई भी आप ले सकते हैं अगर नंबर की बात आती है, ठीक। फ्लोट, माई फ्लोट नंबर, फ्लोट में आपका होता है डेसिमल नंबर, ठीक है, पॉइंट नंबर। करेक्टर, माई लेटर में कोई भी आप करेक्टर ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें सिंगल क्वाइट लगाना बहुत ज़रूरी है दोनों तरफ, स्टार्टिंग में एंडिंग में, और कॉमास लगाना बहुत ज़रूरी है जब आप अगली लाइन पे जाएंगे तो। अब प्रिंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, प्रिंट वेरिएबल्स, प्रिंटफ, डबल क्वोट, स्ट्रिंग डी, न्यू लाइन एन, जो मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है, और माई नेम, ठीक है। अब DFC का मतलब क्या होता है, ये परसेंटेज के बाद मतलब ये है कि अलग अलग डेटा टाइप होते हैं। मान लीजिए इंटीजर डेटा टाइप लिया है तो परसेंटेज डी लगाएंगे उसके प्रिंटफ पे आउटपुट लेने के लिए, और फ्लोट है डेटा टाइप तो उसके आउटपुट लेने के लिए परसेंटेज F लगाएंगे। अगर केयर है तो उसके आउटपुट लेने के लिए परसेंटेज C हम लोग लगाएंगे। और /n का आप लोगों को मैंने प्रयोग बताया था। /n जो है, /n न्यू लाइन में लिखना है तो /n हो गया आपका। जैसे न्यू लाइन में अगर देखिए /n का मैं बताता हूँ आप लोगों को। अगर यहाँ पे /n इन तीनों में /n ना लगा होता तो आउटपुट कैसा होता, आउटपुट ऐसा होता 5, 5.9 और D। हॉरिजेंटल वे में लिखा होता, हॉरिजेंटल वे में ये आउटपुट इस तरीके से लिखा होता अगर हम यूज़ नहीं करते /n को, ठीक। और /n इसलिए यूज़ किया जाता है, अब मैंने /n यूज़ कर दिया एवरी लाइन में। जब हम एवरी लाइन में /n यूज़ करेंगे तो हमारा और वर्टिकल में आएगा, वर्टिकल, ठीक, वर्टिकल में आएगा 5, नेक्स्ट लाइन में आएगा रिजल्ट सबका, नेक्स्ट लाइन में आएगा, एक लाइन में नहीं आएगा, एक लाइन में आएगा जब आप /n नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं बेसिक डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं। द डेटा टाइप्स specify the size and type of information the variable will store। डेटा टाइप वो होते हैं जिनके साइज और टाइप वेरिएबल स्टोर करता है इनकी हेल्प से।
वही डेटा टाइप होते हैं, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, केयर हो गया, ये सब क्या डेटा टाइप है। आइए डेटा टाइप देखते हैं, इनका साइज़ देखते हैं। ठीक है, डेटा टाइप पहला है आपका इंट। इंट को हम कहते हैं इंटीजर। इसके साइज है 2 से 4 बाइट्स होता है, ये ध्यान रखें, 2 से 4 बाइट इसका साइज होता है। डिस्क्रिप्शंस में होगा स्टोर्स होल नंबर विदाउट डेसिमल, ये स्टोर करता है होल नंबर विदाउट डेसिमल। फ्लोट में क्या है, फ्लोट करता है 4 बाइट इसका साइज होता है। फ्लोट का एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, एग्ज़ाम में आपके इंटरव्यू में पूछ लेते हैं इंटीजर का, इंट का साइज क्या है, तो आप बता सकते हैं 2 से 4 बिट्स। और फ्लोट का भी ऐसे साइज पूछ सकते हैं, तो फ्लोट का आप बताएंगे 4 बिट्स। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं इंटीजर क्या काम होता है, स्टोर हो होल नंबर, जितने होल नंबर हैं उनमें से कोई भी आप चूज़ करके स्टोर करा सकते हैं मेमोरी में। ठीक, फ्लोट क्या काम है, फ्रैक्शनल नंबर्स कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल। ठीक है, डेसिमल नंबर यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब डबल क्या है, डबल 8 बिट्स इसका साइज होता है। स्टोर फ्रैक्शनल नंबर, ये भी एक फ्रैक्शनल नंबर होता है, डेसिमल नंबर होता है। ठीक है, लेकिन इसका साइज बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, 15 डेसिमल डिजिट करने हैं स्टोर मेमोरी में, तो आप डबल लेंगे। ठीक, अगर आपको 7 डेसिमल डिजिट लेने हैं, स्टोर कराने हैं मेमोरी में, तो आप फ्लोट लेंगे जिसका साइज बाइट्स 4 बाइट्स होता है। ठीक है, अब आते हैं केयर पे। केयर क्या है, केयर का साइज 1 बिट होता है, 1 बिट। ठीक है, स्टोर है सिंगल करेक्टर लेटर नंबर और। ठीक, अब ध्यान में ये रखना होगा आप लोगों को कि इंटरव्यू में पूछ लेगा केयर का साइज़ क्या है, तो आपको बता देना है केयर का साइज़ 1 बाइट है, डबल का 8 बिट है, 8 बिट्स है, और फ्लोट का 4 बिट्स है, इंटीजर का है 2 से 4 बिट्स। ठीक है, केयर इज़ ए करेक्टर। ठीक है, दैट इज़ ए करेक्टर स्टोर ए सिंगल करेक्टर, सिंगल करेक्टर को स्टोर करता है केयर। ठीक, अब आते हैं बेसिक फॉर्मेट स्पेसिफाई। बेसिक फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, there are different format specifier for each data type. Here are some of them. Format specifier data type, %d और %i इंटीजर का डेटा टाइप, जो इंटीजर डेटा टाइप होता है, इंटीजर डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, अगर ये पूछ लेंगे तो आप बता देना %d और %i। ठीक, अब फ्लोट डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %f। अब डबल मैंने बताया था, डबल डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %lf। और डबल कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे डिजिट 15 होंगे, जहाँ डेसिमल डिजिट 15 यूज़ करने होंगे वहाँ पे हम डबल का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे डेसिमल डिजिट 7 होंगे वहाँ पे फ्लोट यूज़ करेंगे। ठीक है, केयर में क्या है, केयर में केयर डेटा टाइप का स्पेसिफायर हो गया आपका %c। और स्ट्रिंग में पूरा वर्ड यूज़ करते हैं, पूरा वर्ड पूरा वर्ड। मान लीजिए आपने लिखा रोहन, तो पूरा रोहन है, हर ब्लॉक में रोहन रोहन सेव हो जाएगा, जो रोहन है रोहन हो जाएगा सेव। और जैसे सुमित है सुमित सेव हो जाएगा, जैसे आपको दिखाते हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गई है इस सुमित, ये पूरी स्ट्रिंग हो गई भाई। ठीक, ये पूरी स्ट्रिंग हो गई। अब उसको ऐसा सेव कराएंगे, हर कंटेनर में एक एक अपना सेव हो जाएगा मेमोरी में। ठीक है, इस तरीके से। तो ये स्ट्रिंग हो गई, स्ट्रिंग का फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया %s। ठीक, केयर में सिर्फ हम लोग करेक्टर लेते हैं, इसका 1 बाइट स्टोरेज होता है। अब आते हैं कांस्टेंट पे। कांस्टेंट मैंने बताई थी, कांस्टेंट वह वैल्यू होती है जो कभी बदल नहीं सकती, जैसे आपका आधार नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर, ठीक है, आपका रोल नंबर,
ठीक है, ये कभी बदल नहीं सकती। आप कब पैदा हुए हैं वो समय, वो ये सभी कांस्टेंट चीज़ें हैं, ये कभी बदल नहीं सकती। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट आप लगा देते हैं तो कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ करनी डिक्लेयर अपनी, तो वहाँ पे कांस्टेंट लगा देंगे इंटीजर के आगे, तो बदल नहीं सकता। अब जैसे एग्जांपल में हम समझते हैं, जैसे एग्जांपल में कांस्टेंट इंटीजर माई नंबर 15, तो जो 15 नंबर है वह कभी 15 नंबर तो बदल सकते हैं, क्योंकि ये जो 15 वैल्यू जो है 15 ने लिख दी है। ठीक है, नंबर तो हम कोई भी बदल सकते हैं, लेकिन नंबर हम यूनिक नंबर हैं वो नहीं बदल सकते। जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गई, आधार हो गया, ठीक है, और पैन कार्ड हो गया आपका, ठीक, और आपके घर का एड्रेस हो गया, जहाँ आप रहते हैं वो कहाँ से बदलेंगे, वो तो आपका नगर पालिका में एड्रेस है फिर ना। अब आप कहीं नया घर लेंगे जाके तो वहाँ पे वो नया मिलेगा, लेकिन जिस घर में रह रहे हैं तो वो तो वही रहेगा ना। तो ये यूनिक चीज़ें होती हैं, वो कांस्टेंट होती हैं, वो कभी बदल नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे दिखाने की समझाने की कोशिश की गई है, कांस्टेंट इंटीजर नंबर 15 ले लिया गया है, ठीक है, और अगले नेक्स्ट लाइन में फिर से वेरिएबल ले लिया गया है 10, ठीक है, असाइन किया गया है, माई नंबर को वेरिएबल 10 असाइन किया गया है। ठीक, अब ये आउटपुट में इरर होगा, इरर इसलिए शो होगा क्योंकि एक 15 वैल्यू जो है वह कांस्टेंट नहीं है, और हमने क्या किया है, कांस्टेंट लगा दिया है इंटीजर डेटा टाइप में, इसलिए इरर आ गया है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, देखो सेकेंड में मिनट्स पर हॉर्स 60 ही रहेगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीज़ कभी नहीं बदलती। अब देखो कांस्टेंट इंटीजर मिनट पर आवर शॉर्ट लिया, 16 लिया, ठीक है, और पाई की वैल्यू जो है 3.14 ही है, वो कभी बदल नहीं सकती, कांस्टेंट फ्लॉट लिया है। ठीक है, तो ये बदल नहीं सकती, तो ये देखिए आउटपुट भी वही आ गया 16 और 3.14। ठीक, कांस्टेंट हमें वहाँ पे यूज़ करनी है, जैसे दिमाग में आपको रखना है कांस्टेंट, कोई प्रोग्राम आ गया है कि आपको प्रिंट कराना है मिनट पर हॉर्स, ठीक, एक प्रोग्राम आ गया है, राइट द प्रोग्राम प्रिंट मिनट पर हॉर्स, ठीक, आपको ये करना है। अब वहाँ पे आपने अगर कांस्टेंट नहीं लगाया इंटीजर के आगे, ठीक है, और इक्वल टू 60 कर दिया, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू के आगे कांस्टेंट लगाना है, कांस्टेंट इंटीजर मिनट्स पर आवर 16, तो आउटपुट तभी प्रिंट कराएगा, वरना नहीं कराएगा। ठीक है, ऐसे डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए आपको प्रिंट करानी है, तो भी कांस्टेंट आपको यूज़ करना पड़ेगा। देखिए कांस्टेंट मिनट्स पर हॉर्स 60 है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कांस्टेंट इंटीजर बर्थ ईयर 1980 है, आउटपुट आ गया, क्योंकि डेटा जो जिस बर्थ ईयर होगी आपकी, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होगी। मान लीजिए आप 1980 में पैदा हुए हैं, ठीक है, तो आप वो चेंज नहीं कर सकते, वो चीज़ कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट वो चीज़ होती है जो चेंज नहीं होती, यूनिक चीज़ होती, ठीक है। अब आते हैं ऑपरेटर पे, सी में ऑपरेटर कौन कौन से हैं, ठीक, देखिए आपके जो प्लस है, माइनस है, ठीक है, परसेंटेज है, निकालना है, ये सब ऑपरेटर हो गए सी में। ठीक, इनके विदाउट सी में प्रोग्राम बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ऑपरेटर्स नहीं यूज़ करोगे। ठीक, ऑपरेटर्स आर यूज परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज़, वेरिएबल और वैल्यूज़ इसके बिना परफॉर्म नहीं कर सकते ऑपरेटर्स के बिना। ठीक है, अब आते एग्जाम्पल पे ही देख लिए, इंटीजर नंबर 100 प्लस 100, तो जो आपका पॉजिटिव का निशान है जो ना, ये पॉजिटिव का निशान है, यानी कि पॉजिटिव का निशान क्या, ये ऑपरेटर्स हो गए। अगर मान लीजिए आपसे पूछे कोई किसी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स कौन कौन से, तो आप कैसे, सी डिवाइड ऑपरेटर इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स, ऑपरेटिंग सी में जो ऑपरेटर्स होते हैं फॉलोइंग ग्रुप्स में डिवाइड्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स,
ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आप ग्रेटर देन, लेस देन ये होता है, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्वल, ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, ये जान ली। ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा प्रोग्राम आप समझ लीजिए ऑपरेटर पे बेस होते हैं बहुत से प्रोग्राम। अगर आपने सी में ऑपरेटर्स नहीं अच्छे से पढ़े तो आप हिलगेंगे प्रोग्राम बनाने में, 100% डिफरेंटली हिलगेंगे। 100% प्रोग्राम बनाने में हिलगेंगे। ऑपरेटर्स का बहुत ही योगदान है सी में, इसलिए मैं पूरा जोर दे रहा हूँ कि आप लोग ऑपरेटर्स अच्छे से पढ़ें। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो हैं वह मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एडिशन, एड्स टुगेदर टू वैल्यू, सब्ट्रैक्शंस, सब्ट्रैक्ट वन वैल्यू फ्रॉम अनोदर, मल्टीप्लिकेशंस, मल्टीपल्स टू वैल्यू, डिवीज़न, डिवाइड्स वन वैल्यू बाय अनोदर, ठीक है। अब आते हैं मॉडुलस। मॉडुलर का रिटर्न द डिवीज़न रिमाइंडर, ठीक है, जो रिमाइंडर होगा उसको लिखा जाएगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए हैं। इंक्रीमेंट, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बाई 1। डिक्रीजमेंट हो गया आपका, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बाई 1, ठीक जी, आपका हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब आते हैं आपका असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। जब हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, जब हमें वो ऑपरेटर यूज़ करते हैं, उनको ऑपरेटर करते हैं। इक्वल वेरिएबल हमने मान लीजिए नंबर हमें करना है असाइन, तो हमने नंबर लिखा, इक्वल टू 5 लिखा या 4 लिखा, जो भी असाइन किया हो नंबर, ठीक है। तो जो असाइन करेंगे नंबर, तो बीच में आपका इक्वल का साइन आता है, ठीक है, उसको ही असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू साइन वैल्यू टू वेरिएबल्स। इन द एग्जाम्पल बिलो we use the assignment operator equal to assign the value 10 to a variable is called x, ठीक। देखिए एग्जाम्पल, इंटीजर x हमने लिया, ठीक है, वेरिएबल नेम हमने x लिया, डेटा टाइप हमारा इंटीजर है और वेरिएबल नेम x है, इक्वल टू 10 हमने लिया, ठीक है। असाइन उसको वैल्यू की है 10, ठीक। द एडिशन इज असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये क्या, एडिशन अपन असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल टू एड्स ए वैल्यू टू ए वेरिएबल, ठीक। यानी जो आपका वेरिएबल आपने असाइन किया उसी में ऐड करना है नया वेरिएबल, ठीक। अब इसको समझाना बहुत ज़रूरी है, मैं समझाने पे फोकस दे रहा हूँ और किसी चीज़ पे नहीं बेटा, आप समझें, क्योंकि समझेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। पूरा फोकस लगा रहा हूँ मैं समझाने पे। देखिए इस ऑपरेटर का कैसे यूज़ करते हैं। एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हो गया आपका एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, ये ठीक है। ये क्या है, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक। अब देखिए इसको कैसे यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपने एक डेटा टाइप लिया इंटीजर और उसकी वैल्यू रखी x इक्वल टू 10, ठीक। अब क्या करना है, अब इस 10 में हमको वैल्यू कोई ऐड करनी है, ठीक है। तब मैंने लिया x प्लस इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हमने ऑपरेटर कौन सा यूज़ किया, एडिशन असाइनमेंट, क्योंकि मुझे ऐड करना था 10 में 5 नंबर, ठीक। अब क्या होगा, जिसका आउटपुट आएगा 15, इसमें जब ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड कर लिया एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए इसका 15 है आउटपुट। मेरा पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने की, टेंशन बिल्कुल ना लो, लैंग्वेज के बाबा हैं हम। लैंग्वेज के बाबा बना देंगे आप लोगों के, ठीक। ए लिस्ट ऑफ ऑल असाइनमेंट ऑपरेटर्स,
ये है ऑल असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए इक्वल टू लेंगे हम x इक्वल टू 5 और एडिशनल असाइनमेंट हो गया ये, ठीक है। ये हो गया आपका एडिशनल असाइनमेंट। अब ये हो गया, ये तो एडिशनल असाइनमेंट था। अब जो हो गया सब, अभी देखते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो गया। देखिए यहाँ माइनस लग गया है तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ये हो गया, ठीक। यानी कि आपको यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम समझा देंगे अभी। अब ये इस वैल्यू को समझिए, ये हो गया सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट। अब मान लीजिए इंटीजर x इक्वल टू हमने 10 लिया, ठीक। अब हमें ये माइनस करना 3 इसमें से, तो x माइनस इक्वल टू 3 कर दिया। अब इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट ये होगा, आएगा 10 में से 3 गए तो आ गया 7, इसका आउटपुट 7 आएगा, ठीक है। तो आपका x माइनस इक्वल टू 3 हो जाएगा सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट। ये हो गया सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, ठीक। ये एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये हो गया मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर। ये मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। इसको भी मैं समझाता हूँ अभी। देखिए मैं पूरी कोशिश करूँगा समझाने की, टेंशन बिल्कुल ना लो। देखिए अब मैंने इंटीजर डेटा टाइप इंटीजर लिया और वेरिएबल नेम मैंने x लिया, इक्वल टू हमने 10 उसे वैल्यू असाइन कर दी है। अब मुझे क्या करना है, इसमें 10 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, ठीक है। 3 ले लो, 4 ले लो, जो भी आपको करना, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मुझे 5 से करनी है, ठीक। तो मैंने x लिया स्ट्रिंग इक्वल टू 5, ठीक। अब इसका आउटपुट होगा 5 मल्टीप्लाई 10, तो इसका हो जाएगा 50 आउटपुट आ जाएगा इसका, ठीक। अब आते हैं, अब ये आ गया आपका डिवीज़न। ये हो गया आपका डिवीज़न असाइनमेंट ऑपरेटर। डिवीज़न असाइनमेंट ऑपरेटर भी समझ लीजिए आप। मैंने लिखा इंटीजर x इक्वल टू 10, अब हमने x डिवीज़न का साइन लगाया इक्वल टू 3, तो इसका आउटपुट हो जाएगा 3 मल्टी डिवाइड करना है 3 से, तो मान लीजिए 2 से करते हैं, 2 हमने ले लिया, ठीक। एक आसान वैल्यू ली 2, तो 2 को हमने डिवाइड किया 10 से, तो ये आ जाएगा 5 आंसर, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 5। अब देखते, छोटे छोटे जो असाइनमेंट हैं यही प्रोग्राम को बड़ा बनाते हैं। अब आते हैं मॉडुलस असाइनमेंट। ये मॉडुलस असाइनमेंट होता है, मतलब रिमाइंडर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए रिमाइंडर, हाँ ये मॉडुलस हो गया, इसमें रिमाइंडर लिखना पड़ता है, ठीक है, जो बच जाता है अगर हम किसी को डिवाइड करते हैं, ठीक है। मान लीजिए इंटीजर इक्वल टू हमने लिया है x इक्वल टू 5, ठीक। अब हमें मॉडुलस इक्वल टू 3 लिखा, ठीक। अब हमें 3 और 5 करना है, ठीक। तो कैसे जाएगा ये, हमने 1 लिया, 3 लगाया, 2 बचा, 2 बार हमारा क्या रिमाइंडर, 2 हमारा रिमाइंडर हो गया, तो इसका आउटपुट आएगा
इसका आउटपुट आएगा 2। ठीक है, इसमें रिमाइंडर लिखता है, जो बच जाता है वो लिखते हैं मॉडुलस में। ठीक है, अब आते हैं, देखो एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल हो गया x=5 हमने लिया। ठीक है, और हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप प्रोग्राम बनाएं, तो बीच में गैप एक लाइन का देना बहुत ज़रूरी है। जैसे लिखा हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक, और बीच में ये गैप हो गया, ये ब्लैंक लाइन देनी है, ब्लैंक लाइन। ठीक है, बीच में एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद फिर आप नए सिरे से इंट मेन फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, मेन फंक्शन जो है ये क्लोज होती है यहाँ पे, स्टार्ट होती है इंट पे। ठीक है, अब मेन फंक्शन के अंदर ही हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद ये आउटपुट हो जाएगा और ये बंद कर देंगे। ठीक, तो ये 5 आएगा यहाँ पे। अब आते हैं ये, इसमें तो मैंने ये बता ही दिया था, एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर है ये यूज़ किया है। एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर ये इसमें ऐड हो जाएगा, आउटपुट 8 आ जाएगा। तो देखिए नीचे ऐड है। अब ये हो गया सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, ये माइनस हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, अब ये मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 5 और 3 को, फिर ये हो जाएगा 15, ये 15 हो गया। ठीक, अब आते हैं डिवाइड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हो गया आपका डिवाइड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक, पे एग्जाम्पल बना हुआ है, ये डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू आ गई 1.666। ठीक, अब मॉडुलस रिमाइंडर लिखेंगे यहाँ पे। रिमाइंडर देखिए 2 बचा हुआ, मैंने ही करके दिखाया था कि पीछे। ठीक, ये कैसे आया 2 मैं बता देता हूँ फिर से एक बार। सी लैंग्वेज कोई हार्ड नहीं है, हार्ड बनाई गई है, टीचर अच्छे नहीं है मिलते हैं। BC हो गया, BCA, MCA, सबको कोर्स को बर्बाद कर रखा है टीचरों ने, क्योंकि उन्हें खुद नॉलेज नहीं है, बताते नहीं है। अगर नॉलेज है तो बताते नहीं है। और ये जो कंप्यूटर के जितने भी कोर्स हैं, अगर इनकी नॉलेज अच्छी ले ली तो पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि आप खुद ही डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी नॉलेज है, आप खुद ही मार्केट में उतर सकते हैं, खुद ही डेवलपमेंट कर सकते हैं, खुद ही आगे बढ़ सकते हैं। ये कोर्स ऐसा है जो आप लोगों को बहुत ऊपर तक ले जा सकता है, जो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि उसका जीता जाता एग्जाम्पल यही है, इंटरनेट एप्लीकेशंस, जो मोबाइल्स जो आप लोगों के हाथों में हैं, जिनसे आप लोग आज पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, मूवी देख पा रहे हैं, हाथ में, कहाँ टीवी में देखते थे और आज हाथी में देख लेते हैं पूरी पिक्चर। कोसों दूर जाते थे ट्यूशन पढ़ने, आज मोबाइल पे ही पढ़ लेते हैं। तो फिर ये सब नॉलेज का होना चाहिए। अच्छे टीचर्स अगर मिल जाएं तो लाइफ बन जाती है, और ख़राब टीचर मिल जाएं तो लाइफ डम हो जाती है। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि अच्छे टीचर और ख़राब टीचर।
मैं बताऊंगा पूरा सब कुछ, एक एक नॉलेज, एक एक प्रोग्राम पूरी सिखाऊंगा। और कमेंट करके पूछो जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है, हर वो बच्चा जो BCA कर रहा है, हर वो बच्चा जो MCA कर रहा है, हर वो बच्चा जो BTech कर रहा है, MTech कर रहा है, हर जो बच्चा जिसके कोर्स में C लैंग्वेज है, तो मैं ये सोच रहा हूँ सबको C लैंग्वेज सिखा दूँ, बस फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा ये मानना है। बस नहीं समझ में आता है कमेंट करो, कमेंट करेंगे उस टॉपिक का अलग वीडियो बना दूंगा मैं, स्पेशल वीडियो बना के एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा अपने चैनल पे, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में डाउट ही होंगे, और जो बच्चा डाउट पूछेगा उसका नाम लिख के वीडियो में लिख दूंगा, रोहन कुमार डाउट्स क्लियर, वीडियो में बना के डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा वीडियो को प्लेलिस्ट में। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सबको आए C लैंग्वेज, क्योंकि C लैंग्वेज सबको आएगी तो बेचारे वो बच्चे जिन्हें नहीं समझ में आया C लैंग्वेज, आज वो बेचारे कुछ और काम करने लगे हैं अपनी फील्ड छोड़ के, क्योंकि वो फील्ड में अपनी आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि C लैंग्वेज उन्हें नहीं आ पाई समझ में, तो टीचर ऐसे नहीं मिल पाए अच्छे, ठीक है, जो C लैंग्वेज समझा पाते, या उन्हें आते हुए भी नहीं उन्हें अच्छा पढ़ाया, ठीक है। फिर वो अपनी लाइन से भटक जाते हैं। अगर उन्हें C लैंग्वेज क्लियर होती तो आज जावा भी आती, जावा आती तो वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर लेते हैं। और फिर अगर जावा सीख गए आप लोग ना, तो फिर आप ऐप डेवलपमेंट में उतर सकते हैं। ऐप डेवलपमेंट करने के बाद पता है आपने ऐप डेवलपमेंट कॉन्टेक्ट ले सकते हैं लोगों से, और फिर आप खुद के भी ऐप डेवलपमेंट करके गूगल प्ले में स्टोर कर सकते हैं, ठीक। स्टोर करने के बाद उसमें एडवर्टाइज भी लगते हैं, वहाँ से भी इनकम हो सकती है। इनकम सोर्स बहुत हैं, लेकिन करना तो चाहो, इसलिए आप हमारा साथ दीजिए। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, शायद ही यूट्यूब में इतनी मेहनत किसी ने करी हो। एक एक टॉपिक कोई क्लियर नहीं करता है, मैं एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ। यहाँ तक ट्यूशन आप पढ़ने जाएंगे C लैंग्वेज पे, सीधे प्रोग्रामिंग पे उतरते हैं, बाकी वो थ्योरी बोलते हैं, खुद घर पे पढ़ के आना, और अच्छे खासे पैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ, तो मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ, देखो ये आउटपुट 2 कैसे आया, ठीक है, देखते हैं। देखो 3 मॉडुलस, हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 5, तो ये तो 3 हो गया, बचा कितना 2, जो बचता है वो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर ही आउटपुट आएगा मॉडुलस में, बस, ठीक है। मतलब कहने का मतलब गुरु अच्छा मिल गया, गुरु विद्या अगर अच्छी मिल गई तो बच्चा वो ऊपर जाता है। और गुरु विद्या मैं फ्री में दे रहा हूँ, लोग इसका पे करते हैं अच्छा खासा पैसा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मुझे पैसों का लालच नहीं है। मैं ये सोचता हूँ जिसने BCA किया, जिस बच्चे ने BCA किया, MCA किया, ठीक है, मैं ये सोचता हूँ जिस बच्चे ने BCA किया, MCA किया, बैटरी डाउन हो गई है, BCA किया, MCA किया, ठीक है, वो अपनी लाइन में आगे बढ़े। मैं ये चाहता हूँ आगे बढ़ता चला जाए, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ C पे, ठीक है। उसके बाद मैं जावा पढ़ाऊँगा,
सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, PHP, सभी लैंग्वेज मिलेंगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए चलते हैं, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे अब, ठीक है। यहाँ तक हो गया है, यहाँ तक मॉडुलस तक मैंने पढ़ा दिया है, मॉडुलस तक हो गया है आप लोगों का। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको लेक्चर 5 में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके बाय।